हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 1, जिसका नाम है पर्यावरण। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः पर्यावरण की डेफिनेशन को समझेंगे। साथ में पर्यावरण के साथ जो अस्तित्व में रह रहे घटक है, जैसे कि सजीव और निर्जीव, उनके बारे में जानकारी ज्ञात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से मानव जो है पर्यावरण में अपने आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करके और पर्यावरण में बदलाव लाता है, और जिससे कि पर्यावरण के अस्तित्व को भी एक तरह से खतरा है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआती पहलू की बात करें तो इसमें बच्चों जो है, स्कूल के बच्चे, वो क्लास में पर्यावरण पे चर्चा कर रहे हैं और पूरा जो अध्याय है ये इसी पर बेस्ड है। तो हम इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से चीजें, उन्हीं को देखते चलेंगे, बाकी सब चीजों को हम छोड़ते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण के महत्व को एक तरह से उभारा गया है कि जो पर्यावरण है हमारे जीवन का मूल आधार है, और यह हमें सांस लेने, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक तरह से भूमि प्रदान करता है। लेकिन मानव जो है इसी प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन भी कर रहा है, और परिवर्तन का रूप जो है दो तरह से है। एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, वहीं पे नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो नकारात्मक परिवर्तनों में बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिससे कि पर्यावरण को ही नुकसान हो रहा है, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे कि वायु, स्थल है या फिर जल है, उन सब का प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि वायु है, उसमें हम धुआं का जो उत्सर्जन हो रहा है उसके कारण वायु प्रदूषित हो रहा है। जल में रासायनिक पदार्थों को छोड़ा जाता है जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। और स्थल है, उसमें भी कई बार प्लास्टिक, कचरे, गंदी वस्तुओं का निसर्जन इस प्रकार से होता है कि हमारे जो भूमि है उसका भी एक तरह से प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से मानव जो है वो पर्यावरण में प्रदूषण यानी नकारात्मक परिवर्तन कर रहा है, वहीं पे एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन भी कर रहा है कि मानव अपने पर्यावरण के लिए, अपने पर्यावरण निवास के लिए वो नए नए विकास के पहलुओं को छू रहा है, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। वहीं पे जीवों की सुरक्षा के लिए अभ्यारण्य परियोजनाएं, नेशनल पार्क की स्थापना कर रहा है। तो इस तरह से आर्द्र भूमि की रक्षा कर रहा है। तो इस तरह से हम बात करें तो मतलब पर्यावरण में दो तरह के परिवर्तन मनुष्य कर रहा है, अपनी सुविधाओं के अनुसार परिवर्तन कर रहा है, लेकिन कई बार ये इतना अतिक्रमण कर रहा है कि पर्यावरण का, कि वो एक नकारात्मक पहलू उभर के आ रहा है। तो इस तरह से जो है मानव पर्यावरण में अपने आसपास के सहनिवास में परिवर्तन कर रहा है। अब पर्यावरण के घटकों में बात करें तो दो घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक घटक जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए हुए हैं, और दूसरे जो घटक होते हैं वो मानव निर्मित घटक है। मानव निर्मित घटकों में बात करें तो इमारतें, पार्क, सड़क, स्मारक, उद्योग, जितना भी आप निर्जीव वस्तुओं का बाहरी रूप में आप देखते हो वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित है, और ये पूरी तरह से जो है निर्जीव है। वहीं पे हम बात करते प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनमें जल है, वायु है, जो भौतिक रूप है पृथ्वी का, ये पूरा पर्यावरण का एक अलग घटक है जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है। वहीं पे इन दोनों के बीच यानी जो प्राकृतिक स्थल, जल, वायुमंडल और जो जैव मंडल का क्रिएशन होता है, जो निर्माण होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मानव की होती है। तो मानव जब इस पर्यावरण में रह रहा है, और ये बहुत मूलभूत घटक है एक तरह से पर्यावरण में, एक बहुत ही बड़ी भागीदारी अपनाता है। तो इस तरह से ये भी अपने मतलब इसके भी अपने ही जो आसपास की जो भूमिका होती है उसका भी निर्वहन कर रहा होता है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा होता है, अपने समुदाय से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, इस तरह से शैक्षिक क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, और राजस्थानिक क्रियाएं भी करता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट के माध्यम से। तो मानव अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए इस तरह से ये सब क्रियाओं में संलग्न रहता है। अब हम डेफिनेशन में आए तो हमने पढ़ा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर स्थित लोग हो, चाहे स्थान हो, वस्तुएं हो, प्रकृति हो, वो सभी पर्यावरण ही है। जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकले या फिर अपने घर के
अपने रूम के चारों ओर सब चीजें देखें तो आपका एक पर्यावरण है। जब आप अपने मकान से बाहर अपने पूरे चारों ओर देखें तो आपके नजदीकी पर्यावरण का पूरा रूप दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है कि जो इतना भी हमारे आसपास का आवरण है वो पर्यावरण का ही रूप है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली दो तरह के जीव हैं, एक तो जीवीय और एक अजीव। दो परिस्थितियां प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाती हैं। और जीवीय इसे कहते हैं जो सजीवों से जुड़ी हो, जिसमें प्राणी जंतु पादप आते हैं। वहीं पे अजीव ऐसे होते हैं जो सांस नहीं लेते या निर्जीव होते हैं, और इनमें शामिल होता है स्थल, जलमंडल, जो भौतिक चीजें हैं जैसा कि हमने पीछे देखा। मानवीय जो पर्यावरण है उसमें परस्पर क्रियाएं करके गतिविधियों के द्वारा अपनी रचनाओं का निर्माण करता है। जैसा कि हमने देखा कि जितने भी घटक हैं, जो भौतिक घटक है स्थलमंडल, वायुमंडल में, इनका उपयोग करके मानव अपनी गतिविधियों, ऐसे रचनात्मक क्रियाएं जैसे ब्रिज बनाना, पार्क बनाना, ये सब क्रियाएं करता है। और इसी तरह वो अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं उनकी पूर्ति कर पाता है। यहाँ पे पर्यावरण की शब्दावली का किस तरह से उत्पत्ति हुई उसके बारे में बात करते हैं कि पर्यावरण शब्द एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट या एनवायरोनमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी हमारे पड़ोस का वातावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में जितना भी प्रकृति ने हमें प्रदत्त किया है उन सभी का समावेश होता है। जैसे कि भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और इन्हीं को मिला के जल का पूरा क्षेत्र को जल मंडल, स्थल के पूरे क्षेत्र को मिला के स्थल मंडल, वायु के आवरण को मिला के वायुमंडल, और इन तीनों के एक पूरे स्वरूप को जैव मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे स्थल मंडल को थोड़ा डिटेल में देखें तो स्थल मंडल उसे कहा जाता है जो पृथ्वी के ऊपर स्थित जो ठोस प्रॉपर्टी होती है, यानी जो पृथ्वी के ऊपर स्थित जो भूमि का आवरण है वही स्थल मंडल है, जिसपे कृषि की जाती है, जिसपे खुदाई की जाती है, जिसपे इमारतें बनती है, जिसपे बच्चे खेलने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये पूरा जो है स्थल मंडल का ही रूप है, जिसपे पूरा जो प्राणी है, जीव है, पौधे हैं, अन्य मानव हैं, सभी अपना अस्तित्व टिकाए हुए हैं। तो इस तरह से जो है भौतिक यानी पहाड़, पठार, मैदान भी इस स्थलाकृति के भाग हैं। साथ में हम बात करें तो इस स्थलाकृति पे महाद्वीप के साथ साथ महासागर भी पाए जाते हैं, और महासागरों में भी जो उसकी निचली सतह होती है वहां पे भी भूमि का आवरण यानी एक पतली सतह का आवरण मौजूद होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं स्थल मंडल से ही जुड़ा है। स्थल मंडल जिसमें वन, कृषि, मानव बस्तियों पर भूमि, साथ में पशु चरवाह के लिए घास स्थल, खनिज संपदा आदि क्या है, स्रोत के रूप में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा जो स्थल मंडल है हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। अब जल क्षेत्र की बात करें तो जल क्षेत्र में हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी था कि जल मंडल उसे कहते हैं जिसमें जल के सभी स्रोत शामिल हो, जैसे कि नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, यहाँ तक कि वाष्प भी, जल वाष्प भी एक तरह का जल मंडल का ही भाग है। तो ये आपको भूलना नहीं है। और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक भी है क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है एक सीमा तक। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु का पतली परत का जो आवरण है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और इस वायुमंडल में बहुत सारे कारक घटक होते हैं, जैसे कि गैस, धूल, जल वाष्प आदि उपस्थित होते हैं। अन्य गैसें होती है जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है। उनकी मात्रा के बारे में पढ़ा था हमने कि नाइट्रोजन 72% होता है, वहीं पे ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन के डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.004% होती है। इस तरह से ये बहुत कम होते हुए भी जो कार्बन है वो हमारे लिए एक तरह से लाभदायी भी है पौधों के लिए, तो एक तरह से हमारे लिए नुकसानदायी भी है। पर ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान भी है वो भी हमारे सहअस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, यानी उसके बिना भी एक तरह से जो है जीवन के लिए खतरा होगा अगर वो पूरी तरह से नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये घटक जो है पाए जाते हैं। साथ में जो वायुमंडल जो है वो किस कारण से पृथ्वी के चारों ओर अवस्थित होता है, किस कारण से, मतलब पृथ्वी का एक तरह से तो पृथ्वी के बाद हम देखते हैं कि ये खुला आसमान होता है, फिर भी ऐसा नहीं है
क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के पास कहा जाता है कि उसका अपना बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसी फोर्स का उपयोग करते हुए वो उसके आसपास का जो वातावरण है उससे बंधा हुआ है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो हम भी शायद ऐसा होता है कि हम भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर चल पाते हैं और जमीन पे चल पाते हैं। कोई भी चीज जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है, जितना भी आप देख पा रहे हो, वो सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर स्थायी रूप से है। नहीं, अगर बल नहीं रहेगा तो वो सभी चीजें अवकाश में, मतलब आकाश में उड़ती हुई आपको प्रतीत होंगी। गुरुत्वाकर्षण बल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है पृथ्वी को, मतलब वायुमंडल को अपनी तरफ बांधे रखने के लिए, और यही वायुमंडल जो है हमें सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी किरणों से, साथ में जो परावैंगनी विकिरण किरणें हैं उनसे भी जो है ये वायुमंडल सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से जब वायुमंडल में अगर किसी तरह का परिवर्तन होगा तो वो मौसम और वहां की जलवायु को भी परिवर्तन में करता है। अगर वायुमंडल किसी तरह से प्रभावित होता है तो वहां की जो जहां का भी वायुमंडल प्रभावित होगा, परिवर्तन होगा, तो वो मौसम को भी प्रभावित करेगा, साथ में जलवायु को भी प्रभावित करेगा। अब जैवमंडल की बात करें तो जहां पे पादप जीव जंतु के साथ साथ हम बात करें तो जल मंडल, पूरा तीनों का सहअस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है, और उसी को ही जैव मंडल कहते हैं। और ये संसार का निर्माण ही करता है एक तरह से, अपने जो पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है। यानी बहुत ही आमचूल जगह पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे नदी वाले क्षेत्र हैं वहीं पे शहर बसा हुआ है, गांव बसे हुए हैं, वहीं पे पर्वत है और वायुमंडल का सोर्स है। तो ये तीनों एक जगह स्थापित होके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब परितंत्र की बात करते हैं, तो परितंत्र की शब्दावली की बात करें तो यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे से पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण का संबंध दर्शाते हैं। तो परितंत्र को अब समझते हैं क्या कहना चाहता है। कि मान लीजिए कि जितना भी पर्यावरण में घटक हैं, जैसे कि सजीव और निर्जीव हैं, और सजीव में भी कितने घटक हैं, पादप हैं, जीव है, मानव है, अन्य पादप वाले पौधे हैं, छोटे जीव जंतु हैं, बड़े जीव जंतु हैं। साथ में हम बात करें तो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है। इस तरह से ये पर्यावरण के घटक है। अब ये पर्यावरण के घटक जब आपस में परस्पर क्रियाएं करते हैं, ये क्रियाएं भौतिक होती हैं या फिर रासायनिक, और इन्हीं क्रियाओं को प्रक्रिया में ये अपना निवास या फिर अस्तित्व दर्शाते हैं एक दूसरे से। इसकी प्रक्रिया में वो ऊर्जा का ट्रांसमिशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का जब पर्यावरण में स्थानांतरण होता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को परितंत्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव हैं, ये आपस में पर्यावरण पे तो आश्रित होते हैं, पर वे प्राय जब वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, यानी पर्यावरण के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ तो वे एक दूसरे पे भी आश्रित होते हैं। और जब ये आश्रित होते हैं तो परस्पर क्रियाएं करेंगे, और ये क्रियाएं करते हैं तो उसी से ही परितंत्र का निर्माण होता है। तो जीवधारी जब आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जब संबंधों को ही परितंत्र का निर्माण कहा जाता है। जैसे कि अधिक वर्षा वाले वन हैं, घास स्थल हैं, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदियां हैं, महासागर हैं, ताल हैं, ये सभी एक परितंत्र का रूप है, क्योंकि ये तो खुद एक पर्यावरण के भाग के रूप में है। साथ में ये अपने साथ जितने भी जीव है उनके साथ भी खुद एक परस्पर क्रियाएं करती हैं, परस्पर रूप से जुड़ी हुई हैं, और इसी के कारण ये एक परितंत्र का निर्माण करती हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है आपका परितंत्र है। तंत्र के घटकों में बात करें तो अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक। अजैविक घटकों में भौतिक कारक जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में बात करें तो जल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है। जैविक पदार्थों में बात करें कि तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। तो ये जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो उसी आधार पे पूरा है कि ये रासायनिक क्रिया में अकार्बनिक पदार्थ काम कर रहे हैं, तो वहीं पे ये भौतिक क्रिया के रूप में जो उत्पादक है, हरा पौधा, उसका उपभोग होता है, फिर वो एक तरह से
तृतीय उपभोक्ता के पास जाता है, फिर वहां पे ऊर्जा का जो है हस्तांतरण होता है। फिर एक समय के बाद जब उसका विघटन होता है तो वो अपघटक के रूप में आता है और वो सूक्ष्म जीव फिर उसका मतलब निवारण करते हैं। तो ये एक परितंत्र निर्माण हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया नाइट्रोजन का। वायुमंडल नाइट्रोजन जब इस तरह से इसका जो निर्वहन है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कि कहा जाता है कि मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को उसको खा के और उसको नाइट्रेट रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर नाइट्रेट रूप में परिवर्तित होने के बाद उसके पौधा जो है उपयोग करता है और उसकी वृद्धि तेजी से होती है नाइट्रोजन के बाद। फिर पौधे का जो हरा पौधा है यानी शाकाहारी रूप है, उसका उपयोग कोई शाकाहारी जीव जंतु करता होगा। फिर वहां प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है और वहां से प्रोटीन के बाद एक मान सकते हैं कि उस शाकाहारी जीव का किसी शेर ने निर्वहन किया, उसको खा लिया, तो वहां से जो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है शेर में हो रहा है। और इस तरह से जब शेर की मृत्यु हो रही है तो फिर से जो वो चीजें हैं वो मिट्टी में मिल जा रहे हैं, यानी उनका एक तरह से अपघटन हो रहा है। और अपघटन के समय छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो उसका निर्वहन कर रहे हैं, और जब उसका निर्वहन कर रहे हैं तो वो करते समय अमोनिया को उत्सर्जित कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमोनिया से नाइट्रोकृत बैक्टीरिया इसका शोषण करते हैं और कुछ भाग उसका मुक्त होकर नाइट्रोजन फिर वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। वहीं पे भौतिक खाद्य श्रृंखला में बात करें तो जैसे ये शाकाहारी है, शाकाहारी पौधे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, इस तरह से सांप को गिद्ध खाएगा। फिर जब गिद्ध का अपघटन होगा तो ये फिर मिट्टी के अपघटकों से इसका विघटन होगा और फिर उसके माध्यम से वो सारे तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये पूरी एक जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है इसी को परितंत्र कहा जाता है। यानी ये आसपास के जीव जो हैं एक तो खुद पर्यावरण में रह रहे हैं और खुद का विकास कर रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे पे परस्पर क्रियाएं भी कर रहे हैं इस तरह से। तो ये तो खुद के आसपास और साथ में जब परस्पर क्रियाएं जब घटक करते हैं, जितने भी घटक है पर्यावरण के, और इन्हीं घटकों को कहा जाता है पूरी प्रक्रिया को परितंत्र। अब मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं कि जहां मानव है वहां पे उसकी भी अपनी क्रिया है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सोशल प्राणी है, तो मनुष्य भी अपने पर्यावरण के आसपास जो है पारस्परिक क्रियाएं करता है और उसके अनुसार वो परिवर्तन करता है। शुरुआत में जब मानव आया, जो आदि मानव आया, उसने पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को विकसित किया और अपनी जरूरतों को पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा, मानव ने मतलब पर्यावरण में बदलाव करना शुरू किया, अपने अनुसार पर्यावरण का निर्माण करना शुरू किया। और इस तरह से जो है मतलब एक ऐसा समय आया जब उसने अनाजों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। और जब अनाजों का उत्पादन हुआ एक तरह से, तो एक श्रृंखला बनी जिसमें आया कि जिसके पास जो चीज है उसके बदले वो चीज एक्सचेंज कर सकता है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति के पास बहुत सारे जूते हैं और बी व्यक्ति के पास जो है बहुत सारा गेहूं है, तो इसको गेहूं बेचना है और इसको तो जो है गेहूं खरीदना है। वहीं पे इसको उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए, जूते चाहिए, तो ये व्यक्ति गेहूं के बदले जूते ले लेगा। इस तरह से जो है एक्सचेंज होता रहेगा और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। उस समय लोग सिक्के मतलब मुद्रा जब खोज नहीं हुई थी मुद्रा की, तो उस समय लोग इन्हीं प्रक्रिया यानी वस्तु विनिमय, एक दूसरे को वस्तु के माध्यम से अदला बदली करके व्यापार किया करते थे। तो उस समय भी व्यापार की जो अवधारणा है आ गई थी। तो धीरे धीरे जो समय बदल रहा है और उसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति आई और धीरे धीरे बहुत सारा जो चीज है हमारे आसपास का परिवर्तन हुआ। जैसे कि परिवहन की गतिविधियां चेंज हो गई, सूचना क्रांति आई, जिससे जो पूरा परिवार है, जो विश्व का परिवार है, वो एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है। तो इस तरह से जो है कि आज मानव पर्यावरण में बहुत बदलाव आ चुका है और मानव ने पर्यावरण के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अनुसार पर्यावरण को बदलने की कोशिश में अब लग चुका है। तो इस तरह से प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना जरूरी है। अगर जो मानव है वो पर्यावरण के बीच उसका अतिक्रमण करता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद दोनों के सह अस्तित्व को खतरा हो सकता है। इसलिए मानव को पर्यावरण के साथ समरसता बनाए रखने, उसके संसाधनों का संयम से उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए।
अब मानव के पर्यावरण की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि मानव खुद व्यक्ति है, फिर धीरे-धीरे वो परिवारों के साथ संलग्न होता है, समुदायों से मिलता है, तो वो इस तरह की जो भी गतिविधियाँ कर रहा है, धर्म से जुड़ रहा है, शैक्षिक क्रिया कर रहा है, ये मानव भी पर्यावरण के अपने तत्व हैं, जो वो मानवीय पर्यावरण में रहकर अपनी-अपनी परस्पर क्रियाएँ कर रहा है। तो इस तरह से मानव खुद और खुद के पर्यावरण के आसपास भी एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। तो ऑल ओवर हमने इस चैप्टर में देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पर्यावरण में किस तरह से मानव परिवर्तन कर रहा है और जो प्राकृतिक जो वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, इन सभी के घटक तत्वों के बारे में बात की। तो आई होप कि इस चैप्टर के सारे डायमेंशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।